हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू किया गया है ताकि आप लोग घर पे बैठ के अपनी एजुकेशन की इस क्वालिटी टाइम को बिना वेस्ट किए पढ़ सकें। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बता दूं आप लोगों को कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को कई चीज़ों का ज्ञान होना पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी अच्छे से और याद होगा तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9 आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज करेगा। क्लास 10 में जो भी आप पढ़ोगे, बेसिकली ये सारे टीचर्स बताते नहीं है पर मैं बताना चाहता हूँ, क्लास 10 में आप जो भी पढ़ोगे उसका रिपीटेशन देखने को मिलेगा क्लास 11 एंड 12 में। तो इसीलिए बिना किसी चैप्टर को हल्के में लिए हुए प्लीज इस क्लास को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज इट्स अ वेल डिफाइंड मोमेंट। सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज जिस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल इक्वेशन, फिजिकल केमिकल चेंज, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो इसी को हम एक के बाद एक करके शुरू करते हैं। पहला सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस तो बेसिकली क्या होता है, देखिए केमिस्ट्री के वर्ल्ड में ना हम पूरे स्टेटमेंट को लिखना पसंद नहीं करते, किसी स्टेटमेंट का एक सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं H2O कहूँ तो आप लोग समझ जाते हो कि ये बेसिकली क्या है, ये वाटर है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला के बनाया गया है। कहते समय मैं कह सकता हूँ कि वाटर प्लस सॉल्ट, बट हम लोग ऐसे ना लिखते हुए हम इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर प्रिफर करते हैं। सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट, अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशंस। तो इसके लिए बहुत सारे टर्म होते हैं जो आप लोगों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं पहले शुरू करूं, आप लोगों ने हमेशा देखा है कि एक रिएक्टेंट होता है जो एक प्रोडक्ट को लीड करेगा। एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, याद रहे केमिस्ट्री में हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे लिखते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वो है जो रिएक्ट करेगा, जो केमिकल में पार्टिसिपेट करना है, और प्रोडक्ट वो है जो मेरे उस केमिकल रिएक्शन के वजह से मेरा आउटकम है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दिखाते हैं आपको। अगर मैं ये कहूँ कि A प्लस B गिव्स C, तो इसका बेसिक मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हैं जो आपस में मिलके मुझे एक नया सा प्रोडक्ट देंगे। अब जिसको A भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप A को अगर आप मान लो कि ये नॉर्मल आप लोगों की मैगी है, B मान लो कि ये आपका मैगी मसाला है, तो जो मुझे इन लोगों को ऐड करके मिलेगा C, वो होगा मेरा नूडल्स, वॉट एवर यू से नूडल्स। अंडरस्टूड। तो A B C, बट इसमें भी थोड़ा सा डिटेलिंग छुपा हुआ है। जब भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे कभी कभी S लिखा होता है, कभी कभी G लिखा होता है, कभी कभी L लिखा होता है। व्हाट इज दैट? तो बेसिकली आप ऐसे समझो इसको कि S का मतलब छोटे में, जब वो ब्रैकेट में इस तरह से लिखा होगा, आप लोग समझ जाओगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड या जो भी है वो सॉलिड के रूप में होगा। जैसे कि अगर मैं एक को रब करके यहाँ पे आयरन लिख दूँ, आयरन Fe आयरन, तो लोहे को आप कभी लिक्विड के फॉर्म पे तो नहीं देखते, नॉर्मल जब भी देखते हो एक सॉलिड फॉर्म में देखते हो।
तो मैं कहूँगा कि आयरन को मैंने सॉलिड पकड़ के दिखाया है, नॉर्मली सॉलिड के रूप में होता है करके। इसीलिए आप समझ जाओगे कि S का मतलब सॉलिड होता है। उसी तरह L का मतलब होता है लिक्विड। कहीं पे भी अगर आपको L दिखा हुआ समझे तो समझ जाना कि वो लिक्विड फॉर्म पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट होता है गैस। अगर ये G फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये गैस है। ओके, एक और अच्छा टर्म यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस, तो एक्वस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड जो लिक्विड के साथ, जो पानी में घुला हुआ हो, जो पानी में घुला हुआ हो। मैं अकेले मैंगो जूस को एक्वस नहीं कहूँगा, मगर वो जो छोटा छोटा पैकेट का रसना आता है ना, जिसको हम पानी में मिला के पीते हैं, उसको मैं एक्वस कहूँगा। रसना के उस छोटे से पैकेट को अगर मैं पानी में मिला रहा हूँ, वाटर में, तो वो एक्वस कहलाएगा। और अगर वो प्योर लिक्विड ही है, जैसे मैंगो जूस, फ्रूटी जो आप पीते हो डायरेक्टली खोल के, तो वो मैं कहूँगा कि हाँ, वो डायरेक्टली एक लिक्विड फॉर्म में है। पर रसना जूस जिसको पानी में ऐड किया जाए, उसको कहेंगे हम एक्वस। ये है उसके सिंबल्स। अब बेसिकली ये प्लस का मतलब दिखाता है हमें एडिंग मोर देन वन रिएक्टेंट। एडिंग मोर देन वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट से ज्यादा अगर मुझे वहां पे ऐड करना हो तो मैं ये सारी चीजों का इस्तेमाल करूंगा। प्लस साइन दिखा के मैं इंडिकेट करूंगा कि एक से ज्यादा चीजें मैं ऐड करके अपना प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट इस एरो का सिंपल मीनिंग होता है। इस एरो का, इस बड़े वाले एरो का मतलब आप समझ जाओगे कि ये मुझे बताएगा रिएक्शन proceeds in forward direction. Reaction proceeds in forward direction. ओके, जैसे कि मैगी को पानी में उबाल देने पे वो जैसे नरम नहीं हो जाती, तो मैं कहूँगा कि जो मैगी जब कच्ची थी तो वो मेरा रिएक्टेंट था, जब उबल के नरम हो गई तो मैं कहूँगा कि वो मेरा प्रोडक्ट था। अब एरो का मतलब ये है कि मैगी कच्चेपन से पका हुए फॉर्म में जा रहा है, तो ये प्लस साइन इस एरो साइन का मतलब ये होगा कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर कुछ डिटेल में बात करेंगे, तब तक आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं। अगर एरो इस तरीके से कभी आपको दिखे बैकवर्ड की तरफ, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा? वो बताएगा कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीडिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इन बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। जस्ट लाइक सॉल्ट वाटर को अगर मैं मिक्स कर दूं और उसको थोड़ा सा हीट कर दूं, तो पानी जो है वो इवॉल्व हो जाएगा और जो मेरा जो सॉल्ट है वो वहाँ पे रह जाएगा। इट मीन्स मैंने सॉल्ट सोल्यूशन से वापस से अपना पानी और नमक दोनों को मैंने ढूंढ लिया, तो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट जो सिंबल कभी कभी आप रिएक्शंस के ऊपर देखोगे, वो एक छोटा सा ट्राइंगल इस तरीके से बना देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उस छोटे से ट्राइंगल का मीनिंग एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूजिंग ऑफ हीट। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल कोई भी रिएक्शंस नॉर्मली नहीं किया जा सकता, उसको थोड़ा सा एनर्जी देने की जरूरत होती है। इस थोड़े से एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं हीट सिंबल से। तो ये है हीट, इसका मतलब समझ जाओगे आप कि ये होता है हीट। नेक्स्ट जो रिएक्शन आप कभी कभी देख सकते हो, जो सिंबल आप देख सकते हो, वो होता है इस तरीके का, ऊपर का एरो। तो ऊपर का एरो का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 के ऊपर अगर आपको कभी एरो इस तरीके से दिखता हुआ मिला, तो आप समझ जाना कि ये गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। गैस इवॉल्व, जो निकल गया,
ठीक है। ये CO2 के ऊपर जो ये आप एरो समझ रहे हो तो आप समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकल रहा है, हवा में मिल रहा है, एनवायरमेंट में मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो आपको अभी एक न्यू सिंबल देखने को मिलेगा वो है ये डाउनवर्ड एरो। तो डाउनवर्ड एरो का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इनसोल्यूबल, मैं लिख देता हूँ, इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसको हम लोग कच्ची भाषा में कहते हैं PPT यानी कि प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो सारी चीजें होती हैं, वो रिएक्शन का पार्ट होता है जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान बनेगी तो जरूर, मगर रिएक्शन में घुलेगी नहीं, इसको कहते हैं PPT। ये सारों का एग्जांपल्स मैं आपको दे के बताऊंगा, अभी बस आप सिंबल्स को याद रखिए। ओके, तो इससे ज़्यादा शायद सिंबल है नहीं आप लोगों के इस पर्टिकुलर सिलेबस का, तो दैट्स इट, नोट डाउन कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे हमने सिंबल इक्वेशंस खत्म किए। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आते हो, 6 में है, 7 में है, 8 में है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो बस इसके ऊपर बस 2 लाइन है, देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल और इजी है। तो व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? आप लोग को पता है ओके कि फिजिकल चेंज वो है जहाँ पे मुझे एक न्यू कंपाउंड बनता हुआ नहीं दिखता, एंड केमिकल चेंज वो है जहाँ पे मुझे एक न्यू कंपाउंड बनता हुआ दिख जाता है। फिजिकल चेंज में मुझे स्टेट्स बदलते हुए दिखते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, इसको बदलता हुआ मुझे दिखता है। केमिकल रिएक्शंस में ये नहीं दिखते हैं। ओके, यानी कि एक न्यू कंपाउंड ही बन जाता है वहाँ पे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फिजिकल चेंज, अ चेंज इन स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जो होता है आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही वो पिघल गया वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे स्टेट में चेंजेस हुए, इसीलिए इसको कहेंगे फिजिकल चेंज। आइस जब सॉलिड था तो भी पानी का था, लिक्विड हो गया तब भी पानी का ही रहा, कोई न्यू कंपाउंड नहीं बना। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल चेंज? अ चेंज व्हिच गिव्स अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस, अगर मुझे एक नया कंपाउंड बनता हुआ दिखे उसको मैं कहूँगा केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, दूध है, अगर मैं उसको दही बना दूँ नींबू डाल के, तो अब दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। दैट इज अ केमिकल चेंज। एक और छोटा सा फर्क क्या आप लोगों को पता है? फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल चेंज इज अ नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो सारी मैं बातें बोल रहा हूँ आप देख रहे हो कि हमें लिखने की जगह नहीं होती, कभी कभी हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बोल देते हैं जो हम लिखते नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको देख रहे हो, कुछ कभी भी अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बोलूँ तो आप उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो। हो सकता है मैं यहाँ पे ना लिखूँ, हो सकता है मुझे वो इजी लगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दैट्स इट। फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इज अ नॉन रिवर्सिबल। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सिंपल इक्वेशंस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज खत्म कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? अगर एक कच्ची भाषा में बोले तो ये ऐसा होगा कि केमिकल इक्वेशन को हम एक स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक स्टेटमेंट का, और अगर उस स्टेटमेंट को किसी सिंबल्स में लिखा जाए उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो लेट्स चेक द डेफिनेशन हियर। केमिकल इक्वेशन आप लोग बड़े ही इजी से इसको समझ सकते हो। आप केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन जो होता है इज अ स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट होता है यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को स्टेटमेंट की मदद से यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर एक स्टेटमेंट को सिंबल्स में यूज किया जाता है रिएक्शंस को लिखने के लिए। दोनों ही तरफ से आप इसको कह सकते हो, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, आप फटाक से समझ पाओगे, इसको चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट में अगर मैं लिखूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो ये तो हुआ स्टेटमेंट में। तो केमिकल इक्वेशन में कैसे होगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ओके, ये हाइड्रोजन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ये ऑक्सीजन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन और ये वाटर का। इसी स्टेटमेंट को मैंने केमिकल इक्वेशन में बदल दिया। अब अगर आप लोग इस टू को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, या ये वाले टू को या ये वाले टू को अगर आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो डोंट वरी, जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो ये सारी बातें मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। अभी के लिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ से आप लोगों का एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? जैसे कि आप लोगों को पता है कि केमिकल चेंज जैसे होता था ना, जहाँ पे हम अपने न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं, यहाँ पे भी वही है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक तरीका है, इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो डेफिनेशंस में जाओगे ना तो टेक्स्ट बुक से लेके अलग अलग रेफरेंस बुक तक काफ़ी सारे हाई स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं। उतना हाई फंडा डेफिनेशंस ना लिखते हुए अगर आप सिंपल लिखते हो जो समझ में आए आपको भी और टीचर को भी, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एकदम कच्ची भाषा में यहाँ पे एक डेफिनेशंस लिखा है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक तरीका है, इट्स अ प्रोसेस which transforms बदल देता है one or more substance, ओके, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को into new substance, एक नए न्यू सब्सटेंस में। अब अगर एक सुर में इसको बोलूं तो ये कुछ ऐसा होगा, a chemical reaction is a process which transform one or more substance into new substance, एक न्यू सब्सटेंस में बना देना वो पिछले दो से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस का यूज करके। ओके, जैसे कि आप लोग बनाते हो ना, मैगी बनाते हो आप लोग, तो कच्ची मैगी से पका हुआ मैगी बनाना, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कच्चे अंडे को उबाल के उसको बॉयल अंडा बनाना, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने छोटे छोटे 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, आप लोगों को आसानी से ये बुक में मिल जाता है, जहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को मिला के मैंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, HCl जो कि एक एसिड होता है। उन दोनों को यूज कर दूं तो मुझे मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, जो आप लोगों ने क्लास 7 और 8 में डेफिनेटली पढ़ा है। तो दिस इज द 2 इक्वेशंस जो आप लोगों को देखने हैं। एक बात बताना चाहूँगा, केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, एक छोटा सा बात बताना चाहूँ यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली अ रिएक्शन जहाँ पे कोई एटम्स मतलब एलिमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो यू आर रॉन्ग। मैग्नीशियम पार्टिसिपेट नहीं करता यहाँ पे, मैग्नीशियम का जो एटम है वो पार्टिसिपेट करता है। तो कच्ची भाषा में बोलूँ तो इट इज नॉट द एलिमेंट, इट इज नॉट द एलिमेंट हु पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, but it is the atom who can transfer from one place to another, एक न्यू फॉर्म में बनने के लिए is called a chemical reaction। अब कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं होता, आपने जस्ट अंडे में आप अंडे को अगर ठंडे पानी में डाल के रख दो तो वो कभी उबल के नहीं आएगा, वो कभी बॉयल नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको उसको हीट देना पड़ता है। तो हीट देने के लिए दैट इज कॉल्ड एक क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया बन जाता है कि अगर अंडे को उबालना है तो हीट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप कोई केमिकल रिएक्शंस करते हो तो उसके लिए भी एक वर्ल्ड का एक बहुत ही अच्छा एक नियम है जिसको आप बगैर फॉलो किए आप केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते। वो है कि पुराने बॉन्ड को तोड़ के एक न्यू बॉन्ड को बनाना पड़ेगा। इस न्यू बॉन्ड को बनाते समय जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उसी को हम लोग अलग अलग क्राइटेरियाज पे स्टडी करते हैं। तो आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर जस्ट बोलूँ इतना, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस, एक नई सब्सटेंस में बना देना। अब इसको करने के लिए मुझे पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, नए बॉन्ड को जोड़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड्स। ओके, तो आप लोगों के लिए बस इतना ही है, आप इसको नोट कीजिए और इससे थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स उतना अच्छा इम्प्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे सिंपल इक्वेशंस, फिजिकल केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने आज खत्म किया है। एक बात बोलना चाहूँगा, अक्सर स्टूडेंट्स जब हम लोग क्लासेस कराते हैं फिजिकली तो हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स 9-10 तक तो पहुंच गए मगर उनका बेसिक काफ़ी कम होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। हम लोग क्लास के साथ साथ आप लोगों को बुक्स का कुछ पेजेस भी देंगे जहाँ पे आप लोगों के बेसिक को टाइप करने के लिए, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके,
उसके लिए हम लोगों ने कुछ पेजेस अपलोड कर रहे हैं। तो अभी जो आप यहाँ पे जो पेज देख रहे हैं, यस, इस पर्टिकुलर पेज में आप लोगों को हर उस तरीके का एटम, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक आयंस मिलेंगे, साथ साथ सॉरी उसकी वैलेंसीज भी यहाँ पे मौजूद है। आप उसको प्लीज स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए, ताकि जब हम लोग इसको बैलेंसिंग में जाएंगे ना, हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। ओके, और जिन लोगों ने न्यू है इस चैनल पे, उनको बता देना चाहूँगा कि हम लोग यूट्यूब के अलावा फिजिकल क्लासेस भी कराते हैं मालेगांव में। आप लोग जानते हो हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस का नाम अर्जुन क्लासेस। तो आप लोग मालेगांव के वहाँ पे भी आके आप हमारे साथ फिजिकल क्लासेस कर सकते हैं। तो विद दैट से थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो फिर अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी अर्जुन क्लासेस को ज्वाइन करें और देश को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा हम लोग सब मिलकर योगदान करें।